अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। कनाडा से देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, समटाइम जैसे होता है कि जो सच्ची सच्ची कहानियां मैं आपको सुनाता हूं, कैरिंग अ मैसेज या कोई ना कोई अच्छा लेसन उनमें होता है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं, जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान बहुत चपकलिश होने लग पड़ी है। हालांकि पैसों का कोई मसला नहीं है। राबिया कहती हैं कि रफ़ी और मैं अपने 2 बच्चों के साथ कनाडा आए 2 साल पहले। शुरू में तो हमें जॉब्स मिलने में काफ़ी वक़्त लगा, लेकिन फिर अल्लाह की ऐसी करनी हुई कि आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एक्सट्रीम सर्च रफ़ी को जॉब मिल गई और उनके 2 महीने बाद ही मुझे भी जॉब मिल गई। बच्चे हमारे इतने बड़े थे कि वो हमने शुरू से ही पब्लिक स्कूल में डाल दिए, मतलब पहले साल से ही। और मसला ये होता था कि उनको ड्रॉप करना होता था, उनको पिकअप तो जो बस सर्विस है वो करती थी, लेकिन वन ऑफ अस हैड टू बी एट होम ताकि बच्चों को वो बस स्टॉप तक ड्रॉप कर सके। फिर वापस जब छुट्टी होती है उस वक्त उनको बस स्टॉप से घर तक भी एस्कॉर्ट करना होता है। उसके लिए मैंने ड्यूटी संभाली सुबह की, और रफ़ी ने ज़िम्मेदारी ली कि शाम को 3:30 बजे वो ऑफ़िस से रोज़ाना ब्रेक लेकर बच्चों को बस स्टॉप से घर छोड़कर दोबारा जॉब पर जाते थे। ये भी अभी तो खुशकिस्मती थी कि हम दोनों को जॉब्स घर के पास ही मिल गई, क्योंकि 5 मिनट्स की ड्राइव से रफ़ी बच्चों को 3:30 बजे बस स्टॉप से घर ड्रॉप करके वापस चले जाते थे। मतलब 5 मिनट आने में, 5 मिनट ड्राइव करके वापस जाने में, और साथ में कोई 5-10 मिनट बच्चों को ड्रॉप करने में लगते थे। तो वो उसको अपने डेली रूटीन में एडजस्ट कर लेते थे। इसी तरह से मैंने अपने मैनेजर से बात की हुई थी कि मुझे रोज़ाना बच्चों को सुबह बस स्टॉप पर ड्रॉप करना होता है, तो उनको मैंने मनाया कि मुझे एक्सक्यूज़ कर दिया करें आधे घंटे के लिए सुबह के वक़्त बस। तो वो मैं अपने बाकी दिन के शेड्यूल में से, अपनी ब्रेक में से कट करवा लेती थी, मतलब ब्रेक कम लेती थी मैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम दोनों ने अपनी अपनी एडजस्टमेंट्स की, दोनों ने मिलकर एक निज़ाम ज़िंदगी चलाने की कोशिश की। मिसिसागा में हम लोग रहते हैं और बहुत अच्छा टाउन हाउस हमने लिया हुआ है। शुरू से उसी में आए, हमने उसको चेंज नहीं किया, क्योंकि बार-बार रीलोकेट करना भी मसला होता है। फिर ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि रफ़ी और मुझे तकरीबन दोनों को ही अपने-अपने ऑफ़िसेज़ का जो डिस्टेंस है, रफ़ी का 5 मिनट का, मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त लगता है, लाइक 7-8 मिनट, लेकिन स्टिल आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट कि मैं ज़्यादा ट्रैफ़िक में नहीं फँसती, और उस वजह से हम दोनों ने घर भी चेंज नहीं किया। और बच्चे भी पब्लिक स्कूल में शुरू से जा रहे हैं, तो एवरीबॉडी इज़ सेट, और लाइफ़ एक रूटीन से चल रही है। लेकिन मसला ये है कि हमारी घर में आपसी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मैंने कनाडा आकर ही काम करना शुरू किया है। पाकिस्तान में आई यूज्ड टू बी अ हाउसवाइफ़, लेकिन ऐसी रूटीन है हमारी कि हम दोनों जब जॉब्स करके वापस आते हैं तो बिल्कुल थके हुए होते हैं। वी जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड अनवाइंड, और उसमें मेरा दिल नहीं करता कि मैं कुछ भी घर आकर करूं। यानी ना मुझसे उसके बाद खाना पकता है, ना घर की क्लीनिंग होती है, और घर काफ़ी डिसोरिएंटेड सा रहता है, अनक्लीन रहता है, अरेंज्ड नहीं रहती चीज़ें। फिर रफ़ी को गुस्सा चढ़ता है कि घर इस तरह से क्यों है। वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं घर को साफ़ करूं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जैसे रफ़ी बाहर पूरा दिन गुजार कर आए हैं, मैं भी गुजार कर आई हूँ। अगर मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है तो रफ़ी उसमें क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करते साथ। बच्चे तो चले अभी छोटे हैं, उनको हम डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी से बाहर है। तो अभी लेटली इतनी ज़्यादा हीट अप हो गई है सिचुएशन कि रोज़-रोज़ हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, एंड समहाउ ज़िंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहाँ वी बोथ आर सीइंग द वर्स्ट साइड्स ऑफ ईच अदर। हालाँकि बज़ाहिर घर भी सही है, जैसे मैंने बताया कि हम तो बहुत लकी हैं कि हमें दोनों को ही घर के इतने पास जॉब्स मिल गई और अच्छा कमा रहे हैं हम। मैंने पूछा फिर भी ज़रा खुल के बताएँ कितना कमा रहे हैं, ताकि पता चले क्या सिचुएशन है और फिर उसमें क्या हो रहा है। दोनों की आफ्टर टैक्स जो कंबाइंड इनकम है हमारी जॉब्स से तकरीबन 9500 कैनेडियन डॉलर्स है। तो हम अपने सारे अखराजात भी कर पाते हैं, स्कूल का वैसे ही कोई ख़र्चा नहीं है। तो
इतना टैक्स कटने के बावजूद भी जब मंथली $9500 आ रहे हों तो हमारा ठीक ठाक बच भी जाता है। समझ लें कि हमारे मंथली $3 to $4,000 बच जाते हैं आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस। वैसे भी हम लोग कोई बहुत ज़्यादा आउट गोइंग नहीं है और वक्त भी नहीं होता, सच्ची बात है। जो वीकेंड्स होते हैं हम लोग पूरे हफ्ते के थके हुए इतने होते हैं कि दिल ही नहीं करता कहीं बाहर जाने का। बच्चों की वजह से बाहर जाना होता है तो बच्चों को हमने बस ये फ़न एरियाज़ में मेंबरशिप ले दी हुई है, जैसे ट्रैम्पोलिन पार्क में उनको ड्रॉप कर दिया या किसी और किड्स फन हंट में उनको ड्रॉप कर दिया। तो बच्चे बस गए, उनको ड्रॉप कर दिया, 3-4 घंटे बाद उनको पिक कर लिया, घर ले आए, रास्ते से कोई उनको बर्गर शर्गर ले दिया। बस यही हमारी आउटिंग होती है। हम दोनों इतने ज़्यादा बेजार हो चुके हैं कि हमारा दिल नहीं करता बाहर वीकेंड्स पर इवन डाइन आउट करने का भी। वैसे ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन अब मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो सारा वीक हम लोग एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, उसके बाद हम एक दूसरे से इतने डिस्टेंट हो चुके हैं इमोशनली और इतने रिपल्सिव हो चुके हैं कि वीकेंड के जो 2 दिन होते हैं उसमें हालांकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम बाहर जाकर वक्त स्पेंड करें या घर में भी रहते हुए आपस में एक दूसरे से बात करें, लेकिन वो बातें जहन में इको हो रही होती हैं, बार बार गूंज रही होती हैं। वो सख्त अल्फाज, वो लहजे, वो माथे पर जुम्बिशें और जिस करख्त लहजे में रफ़ी ने मेरे से बात की थी, शायद वो भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हों, लेकिन अल्फाज की कड़वाहट कुछ ऐसी होती है कि वो दिल मार देती है और जहर घोल देती है और ज़िंदगी से समझ लें कि तमाम तर शीरीनी ख़त्म हो चुकी है। तो बिलाल भाई, आप बहुत वीडियोस बनाते रहते हैं पाकिस्तान से हिजरत करके कनाडा आने वाली फैमिलीज़ के समटाइम्स जो मसाइल होते हैं उनसे हम भी रिलेट कर सकते हैं। तो बस वैसे ही दिल किया आपसे पूछूं कि आप अगर कोई एक एडवाइस मुझे देना चाहें तो क्या होगा? मतलब मैं, हो सकता है कि बहुत कुछ आप कहें, उन सारों पर तो मैं अमल ना कर सकूं, लेकिन अगर कोई एक चीज़ आप मुझे कहना चाहें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने कहा वैसे मैं आपको कुछ कहूँ इससे पहले आप मुझे थोड़ा-सा बताएँ, लाइक कोई डायलॉग कि क्या हुआ आप और रफ़ी के बीच? तो कहती हैं कि जब रफ़ी वापस आए, ये अभी परसों की बात है, मतलब थर्सडे को ये हुआ था कि रफ़ी जब शाम को वापस आए, क्योंकि मुझे रफ़ी से 1 घंटा पहले छुट्टी हो जाती है, मैं घर आ जाती हूँ। तो रफ़ी कहते हैं कि आज क्या पकाया है? तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं पकाया। ये सुनने की देर थी कि रफ़ी ने टेबल पे ज़ोर से हाथ मारा, जैसे टेबल को ज़ोर से थपथपाया और करख्त लहजे में मुझे घूर कर देखते हुए बोले, क्यों नहीं पकाया? तुम मेरे से 1 घंटा पहले आ जाती हो, क्या करती रहती हो? तो मैंने कहा रफ़ी, जैसे आप अभी आए ना वैसे मैं भी सारा दिन काम करके आती हूँ। मेरे 2 हाथ हैं तो आपके भी 2 हाथ हैं। खुद कर लें आप, सामने है किचन, जो चीज़ें मैंने असेंबल करनी है वो आपको खुद भी आती हैं। तो रफ़ी कहता है इतनी तुम मुँह ज़ोर हो गई हो, मैनेजर होगी तुम अपने जॉब पर, ये अपना एटीट्यूड जॉब पर छोड़ कर आया करो। मैं तुम्हारा एम्प्लॉई नहीं हूँ। पैसा कमाती हो तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करती। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है मुझे और इस घर को वक्त देना, उसमें से काट कर तुम जाती हो जॉब करने के लिए। बदतमीज़ होती जा रही हो दिन ब दिन। मैंने कहा कंट्रोल योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। ये किस किस्म के वर्ड्स आप मेरे लिए यूज़ कर रहे हैं? तो रफ़ी कहते हैं तुम्हारी जैसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम हो ही इसी काबिल। पैसे का बहुत घुमंड हो गया ना तुम्हें। तो मैंने कहा पैसे का घुमंड मुझे कुछ नहीं है, मैं कोई अपने कब्र में नहीं लेकर जा रही, मैं इसी फैमिली के ऊपर लगाती हूँ। तो रफ़ी कहते हैं क्या लगाती हो, क्या लगाती हो, क्या लिया तुमने आज तक, क्या लिया है? सब कुछ तो मैं लेके आता हूँ। तो मैंने कहा ये जो फर्नीचर आप देख रहे हैं, ये बेड मैंने लिया, ये क्रॉकरी मैं लेके आई हूँ, ये सारी ग्रोसरी मैं लेके आई हूँ। तो रफ़ी कहते हैं ये सारी फजूल खर्ची है, जब ये चीज़ें नहीं थी तब भी हमारा गुजारा हो रहा था, तुम अल्ले तल्लों में पैसे उड़ाती हो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये फ्रिज खोलें, जो आपको अंडों की ट्रे दिखेगी ना उसमें कल मैं अंडे लेके आई हूँ, मैं ब्रेड लेके आई हूँ, मैं दूध लेके आई हूँ। तो रफ़ी कहते हैं अब तुम इचक बिचक गिनवाओगी? तो मतलब इस तरह से बात से बात निकलती जाती है और किस टेंजेंट पर बिलाल भाई बात निकल गई हमारी कि हम दोनों रात को इकट्ठे एक कमरे में सोए तक नहीं। रफ़ी एक कमरे में सोए और मैं दूसरे कमरे में सोई। तो मैंने पूछा क्या हुआ उसके बाद, फिर जो आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा था, क्या आपने फिर खाना पकाया? कहती है कि मैं उठने लगी थी कि रफ़ी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द डोर और वो बाहर जाकर खाकर आ गए और मुझसे उन्होंने पूछा भी नहीं कि मैंने भी कुछ खाना है या तुम भी चलोगी साथ, ना मेरे लिए लेकर आए। मतलब ऐसे लगता जा रहा है कि उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही और कोई एहसास भी बाकी नहीं रहा।
मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि ये जो चीज़ एक अनकंट्रोलेबली बढ़ती चली जा रही है, उसका असर हम पर तो हो ही रहा है, साथ-साथ बच्चे पता नहीं क्यों खामोश-खामोश रहने लगे हैं और चिड़चिड़े से हो गए हैं। 3 साल पहले जब आए थे तो दोनों की इतनी अच्छी नेचर थी, दोनों इतने सोशेबल थे और खेलते रहते थे हर वक़्त। जैसे घर में भी ब्लॉक्स होंगे तो ब्लॉक्स के साथ खेलने लगेंगे। इतनी प्यारी ड्राइंग बनाती थी ईशा, और फरहान को बास्केटबॉल खेलने का शौक था और दोनों अच्छी-अच्छी कहानियाँ भी हमें सुनाते थे। लेकिन अब कोई मैं बात करूँ तो चिढ़ कर जवाब देती है ईशा भी, वो भी हर वक़्त चिढ़ी रहती है। उसको भी पता नहीं क्या मसला हो गया है। हर चीज़ आई डोंट नो बिलाल भाई, आई डोंट नो, आई डोंट नो। मैंने कहा होश करे बहन, होश करे, खैर है, सब्र से काम लें, अपने आप को सँभालें। फिर मुझे बताएँ क्या हुआ? कहती है बस बिलाल भाई, समझ नहीं आ रही, सब बिखरता जा रहा है, सब बिखरता हुआ दिख रहा है मुझे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ज़िंदगी में हम किस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। और नाज़रीन उसके बाद जैसे उनकी घिघी बन गई, शी वाज़ सोबिंग सो बैड कि उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सकी। समटाइम्स ऐसे होता है नाज़रीन के इंसान हालात के हाथों इतना दुखी हो जाता है, इतना बोझल और मजबूर हो जाता है कि अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो इट्स लाइक शी वाज नॉट एबल टू कंटेन हरसेल्फ, टू स्टे कंपोज्ड, ये सारा कुछ बताते हुए भी। बहरहाल मैंने सोचा कि उनको मैं बताऊंगा तो एक चीज़ मैं वीडियो बनाकर ही बता देता हूँ, बिकॉज़ एक जो फंडामेंटल मकसद है मेरे चैनल का वो ये है कि किसी भी तरह से अगर मैं कोई अच्छी बात कर सकूं अपनी वीडियोस के थ्रू, जो लोग भी सुने, हो सकता है किसी के ऊपर असर कर जाए। कहने का मकसद ये नहीं कि मैं खुद फरिश्ता हूँ, मेरे अपने लिए भी एक रिमाइंडर्स होते हैं, और अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं अपने आप को भी समझा रहा होता हूँ बहुत सी चीज़ें। तो नाज़रीन मैं कहना ये चाहूँगा कि एक एडवाइस अगर मैं इनको दूँ और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, एक चीज़ इस तरह के फैमिलीज़ में होनी चाहिए, तो वो ये है कि देखिए, आर्ग्यूमेंट्स आर इनएविटेबल, आर्ग्यूमेंट्स होंगे ही होंगे, लेकिन आप अपना कूल मेंटेन रखते हैं टफ सिचुएशंस में या नहीं, वो एक डिसाइसिव रोल प्ले करता है। जैसे आपके शोहर थके हुए ऑफिस से वापस आए, हो सकता है ही माइट हैव हैड अ बैड डे एट वर्क, किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो या काम का लोड ज़्यादा हो। हालांकि जनरली वो बंदा समझता हो कि आप भी सारा दिन काम पर होती हैं, लेकिन उस रोज़ उसने सोचा, ये डिसाइड किया कि आज इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करेगा और वो ये आपसे पूछेगा कि आपने खाना बनाया या नहीं। तो अगर आगे से बहस करने की बजाय उस वक्त आप खामोश हो जाती, तो बात बहुत बेहतर तरीके से हैंडल की जा सकती थी। मतलब खामोशी एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, समझते हैं कि अगर उनको कभी इंटिमिडेट किया जा रहा है या क्वेश्चन किया जा रहा है, अगर आगे से खामोश रह गए इसका मतलब है कि हार गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत दफ़ा खामोशी में आपकी लॉन्ग टर्म जीत छुपी हुई होती है। क्या ही अच्छा हो कि अगर आप अपने शोहर का दिल ही जीत लें, तो वो सबसे बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि आपका रिलेशनशिप भी सस्टेन करेगा और आपकी दोनों की ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान रहेगा। अब किसी बंदे का मिजाज कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, लेकिन अगर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए तो कभी भी सिलसिला निभाया नहीं जा सकता। और अगर आपको कभी आर्गुमेंट करना मकसूद हो ही, तो भी इस बात का ख्याल रखें कि आपके बच्चे ना आपको देख रहे हो, क्योंकि वो साइलेंटली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। और माँ बाप को लड़ते हुए देखकर बच्चों के दिल में बहुत सी उलझनें पैदा होती हैं, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि इन दोनों में से ठीक कौन है। क्योंकि उनके नज़दीक माँ भी मुकद्दम होती है और बाप भी मुकद्दम होता है। तो जब दो रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ को वो आपस में इस तरह से झगड़ते देखते हैं, तो वो शशोपंच का शिकार हो जाते हैं कि फिर सच क्या है और झूठ क्या है। जिसको हम सच्चाई समझते थे, वो भी गलत साबित हो रही है, एक तरफ से भी दूसरी तरफ से भी। तो हमें अपनी वैल्यूज़ किस बुनियाद पर बनानी चाहिए? ऐसे बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है,
और ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें। इसी वजह से आप ये कह रही हैं कि आपके बच्चे भी जब कनाडा आए थे उस वक़्त ज़्यादा खिलखिलाते हुए थे, उनकी नेचर ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा प्लेफुल थे और अभी वो खामोश होते जा रहे हैं। वो खामोश नहीं, वो सहम गए हैं आप दोनों को झगड़ता देखकर। तो अगर कभी भी आपने आर्गुमेंट करना हो तो पहली तो बात है कि अपने बच्चों की खातिर आप परहेज़ करें जहाँ तक मुमकिन हो। या तो आप डिसाइड कर लें कि आपने रहना ही नहीं ना इस बंदे के साथ, तब तो बात डिफरेंट है। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है, ऑन अ जनरल स्केल काम ठीक चल रहा है, बस ये है कि अभी वर्क प्रेशर की वजह से शायद ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं लोग, या ज़िंदगी में कभी-कभार ऐसे टर्न्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके दिल में कोई नीयत नहीं है छोड़ने की अपने शौहर को, देन खामोश रहें जहाँ तक मुमकिन हो, सब्र से काम लें, वो आपके हक़ में बहुत बेहतर है और आपके बच्चों के लिए भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा और आपका शौहर भी आज नहीं तो कल समझने लग पड़ेगा आपकी बात को। बाकी ये है कि इतने ज़्यादा अगर आप लोग कमा रहे हैं 9,500-10,000 लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई सुकून नहीं रहा तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा है, क्योंकि इंसान पैसा कमाता है सुकून की खातिर। अगर वही ज़िंदगी से उठ गया है तो इट्स नॉट नेसेसरी, किसी ने आपको पुश नहीं किया कि आप दोनों ही काम करें। अगर आपका हस्बैंड आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप डोमेस्टिक काम करें, घरेलू काम करें, देन छोड़ दें आप अपनी बाहर की जॉब को, उस बंदे को कमाने दें, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डालें ताकि फिर आप बहस करें तो आपके पास एक सॉलिड पॉइंट हो कि भाई ये काम ही आपका है, आपकी वजह से मैं नहीं कर पा रही क्योंकि मैं पहले कर रही थी एंड आपको वो नहीं चल रहा था, आपको हज़म नहीं हो रहा था। तो अब आपके सुकून की खातिर और काम काज करने की खातिर मैं बस घर पर हूँ, तो फिर आपका काम है सारा कुछ कमाना, उस बंदे के ऊपर पूरा लोड डाल दें फिर। तो हो सकता है कि वो ज़्यादा बेहतर समझ जाए बात को। तो मनी इज़ गुड एज़ लॉन्ग एज़ इट्स सर्विंग यू पीपल। वरना अगर अपनी जॉब्स को सर्व करने के लिए आपका रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आपकी फैमिली की मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, फिर इसका मतलब है कि आप लोग पैसे को सर्व कर रहे हैं। तो पैसे को अपना गुलाम बनाएं, ना कि खुद उसके गुलाम बन जाएं। होपफुली आपको मेरी बात की समझ आई होगी। तो बस जहाँ तक हो सके ना गुस्से को कंट्रोल करें। गुस्से को कंट्रोल करने को तो हमारे दीन में भी बहुत अहमियत दी गई है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो वज़ू कर लें। अगर खड़ी हुई हैं तो बैठ जाएँ, बैठी हुई हैं तो कमरे में जाकर आप बेड पर लेट जाएँ। लेकिन अपने शौहर से बदतमीज़ी मत करें। अभी आपको ही मैं कह सकता हूँ क्योंकि आप मुझसे बात कर रही हैं, आपका शौहर होता तो मैं उससे भी बात करता कि अपनी बीवी से नरम मिजाजी से बात करे, क्योंकि नरम मिजाजी बहुत बड़ी ताकत होती है और शादी को सस्टेन करने के लिए नरम मिजाजी बेइंतहा इम्पोर्टेंट है। उसके बगैर ये रिश्ता सस्टेन ही नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जहाँ तक हो सके चीज़ों को लेट गो किया करें और सब्र से काम लें। तो नाज़रीन, आप मुझे बताइएगा कि मैंने इस बहन को ठीक मशवरा दिया है उस सियाको सबाक के पस मंज़र में जो उन्होंने मुझसे शेयर किया है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ ऑलवेज़ मोर डिटेल्स टू स्टोरी, लेकिन आपको एक सर्टेन बात ही पता चलती है। सही मशवरा तो आप तभी दे सकते हैं जब आपको तमाम फैक्टर्स का अंदाज़ा हो। मुझे नहीं पता कि कौन यहाँ पर लाइंस क्रॉस कर रहा है, लेकिन ऑन अ जनरल स्केल जैसे मेरी बहन ने बात की थी कि एक बात आप मुझे बताएं, तो एक बात मैं ये कहूँगा कि अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, इसमें अगर आप कुछ ऐड कर सकते हैं तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, फिर किसी मस्बत मैसेज के साथ, किसी ट्रू स्टोरी के साथ जिसमें से कोई अच्छा लेसन निकाला जा सके। मुझे दुआ में याद रखिएगा और ये वीडियो प्लीज़ किसी ना किसी एक फ़ेसबुक पेज या ग्रुप में शेयर कर दें, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। बहुत ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।